नमस्कार, मेरा नाम है अमिताभ और दृष्टि आईएएस की इस पेशकश टारगेट यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 करंट अफेयर रिवीजन सीरीज के कला और संस्कृति खंड में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सफर कुछ अद्यतन प्रश्नों और संदर्भों के साथ। आज के कला और संस्कृति खंड का पहला जो टॉपिक है हमारा वो है राम मंदिर। राम मंदिर की खूब चर्चा रही। राम मंदिर की चर्चा क्यों हुई? तो दरअसल 22 जनवरी 2024 को वो तिथि थी, 22 जनवरी 2024, जब अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन किया गया। और इसके साथ सिर्फ भारत में ही नहीं, पूरे विश्व में राम मंदिर की खूब चर्चा हुई। तो ऐसे में राम मंदिर की वास्तुकला कैसी है, एक बार इस पर नजर डाल लेते हैं। दरअसल यह राम मंदिर जो है वास्तुकला की नागर शैली में इसको डिजाइन किया गया है। और 5 अगस्त 2020 वो तिथि थी जब भारत के प्रधानमंत्री जी के द्वारा राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की स्थापना की गई थी। यहां से इसकी शुरुआत हुई थी। वैसे तो इसके पूर्व के आंदोलन रहे हैं, लेकिन मेन जो हमारी बात होगी वो होगी नागर शैली पर। तो दरअसल नागर शैली इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इस मंदिर को इसी शैली में निर्मित किया गया है। कुछ कुछ तत्व द्रविड़ शैली के भी आपको इसमें दिखाई देंगे। दरअसल नागर शैली क्या है? तो 5वीं शताब्दी ईस्वी के आसपास इसका उदय हुआ जब गुप्त साम्राज्य का पतन हो रहा था। गुप्त साम्राज्य का अंत काल चल रहा था, उसी समय नागर शैली का उदय हुआ। और जिस समय उत्तर भारत में नागर शैली का जन्म हुआ, उसी समय दक्षिण भारत में एक अन्य शैली द्रविड़ शैली पनप रही थी। अब ऐसे में आप देखेंगे कि इसकी तुलना द्रविड़ शैली से भी की जाती है। इसकी आप देखेंगे अगर नागर शैली में जो मंदिर निर्मित होते हैं उसकी कुछ मुख्य विशेषताएं होती हैं। जैसे ये ऊंचे चबूतरे पर बनाए जाते हैं। इनकी अगर टोटल संरचना देखेंगे, पूरे मंदिर परिसर की संरचना, तो वो आयताकार होता है। इस ऊंचे चबूतरे को, जिस चबूतरे पे ये बनाए जाते हैं, उसको कहा जाता है जगती। इस जगती पर इसका निर्माण किया जाता है। इसके अलावा भी कुछ अन्य विशेषताएं होंगी। जैसे सबसे पहले जहां पर एक गर्भगृह बनाया जाएगा, जो मुख्य मंदिर जहां पर मुख्य देवता को स्थापित किया जाता है उसको गर्भगृह कहा जाता है। इसी गर्भगृह में देवता की प्रतिमा या विश्राम स्थल जो होता है वो मौजूद होता है। ये मंदिर का सबसे पवित्रतम स्थल माना जाता है, जो गर्भगृह होता है। फिर गर्भगृह के सामने आपको, गर्भगृह के ऊपर जो मंदिर बनता है उसमें एक शिखर बनाया जाता है। शुरू में ये सपाट रहता था, लेकिन धीरे धीरे जब नागर शैली विकसित हुई तो इस शिखर को बनाया जाने लगा। और ये शिखर जो है वो शाब्दिक रूप से हम कहें तो पर्वत शिखर से मिलता जुलता है, उसी से ये लिया गया है। नागर शैली के मंदिरों का सबसे विशिष्ट पहलू ये शिखर ही होता है। शिखर और विशेष रूप से जो जगती है। फिर जो गर्भगृह होगा, गर्भगृह के चारों ओर आप देखते हैं, आप जब मंदिरों में जाते हैं तो लोग परिक्रमा लगाते हैं। दरअसल उस परिक्रमा का जो पथ होता है, जो रास्ता होता है, उसको प्रदक्षिणा पथ कहते हैं। वो भी यहाँ दिखाई देगा। शिखर, जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि प्राकृतिक और ब्रह्मांड संबंधी व्यवस्था का मानव निर्मित चित्रण है। अर्थात ब्रह्मांड की जो व्यवस्था है और जो प्रकृति है उसको मानव इस शिखर के माध्यम से दर्शाने का काम करता है। इसके अलावा आप इस मंदिर में देख सकते हैं इसके विभिन्न पार्ट्स को, जिसकी हम चर्चा कर रहे थे। देखिए ये है शिखर आपका। शिखर के बाद ऊपर यहाँ पर ध्वजा लगी हुई है। ध्वजा के बाद यहाँ पर ये कलश जैसी एक संरचना बनाई जाती है। ये कलश भी इसका एक भाग होता है। ये आपका गर्भगृह है। और ये गर्भगृह बनाया गया है एक चबूतरे के ऊपर, जिसको जगती कहा जाता है। इसी गर्भगृह के चारों ओर ये परिक्रमा करने के लिए जो जगह बनाई जाती है, इसको प्रदक्षिणा पथ कहा जाता है। इसके अलावा इसके सामने आपको ये 3 मंडप दिखाई दे रहे होंगे। एक बड़ा मंडप है, एक थोड़ा सा छोटा मंडप है, एक और छोटा मंडप है। ये जगती जिस चबूतरे की बात की जा रही है। तो ये नागर शैली की कुछ विशेषताएं हैं जो कि इस मंदिर में आपको दिखाई देंगी। इस मंदिर में ये सारी विशेषताएं मौजूद है। आगे अगर चलें, तो अगला है शांति के लिए एशियाई बौद्ध सम्मेलन, ABCP। ये चर्चा में क्यों है, इस पर नजर डालते हैं। दरअसल आपने देखा होगा कि बीते दिनों एशिया में जो बौद्ध अनुयायी हैं उनके द्वारा एक स्वैच्छिक आंदोलन ये है। उनके द्वारा ये बौद्ध धर्म के उत्थान के लिए एक स्वेच्छा से चलाया जाने वाला आंदोलन है। तो इसकी चर्चा रही। क्यों रही? क्योंकि शांति के लिए ये एशियाई बौद्ध सम्मेलन भारत में आयोजित किया गया, भारत की राजधानी नई दिल्ली में आयोजित किया गया, इसलिए इसकी चर्चा रही। एशियाई बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस फॉर पीस, शांति के लिए एक जन आंदोलन के रूप में इसको शुरू किया गया है। और इसको ABCP भी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। इसकी 12वीं महासभा का आयोजन दिल्ली में किया गया है। तो आपको याद रखना है कि जो दिल्ली में इसका सम्मेलन हुआ है, इसकी जो 12वीं महासभा हुई है, उसका आयोजन किया गया है। अब इसकी कुछ थीम रही होगी, क्योंकि हर जो सम्मेलन इस तरह के होते हैं जो किसी विशेष उद्देश्य के लिए होते हैं, तो उनकी एक थीम होती है। इसकी थीम क्या थी? तो ABCP द बुद्धिस्ट वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ इसकी थीम थी। और इस महासभा में भारत को क्या
विशेष दर्जा दिया गया, भारत में ही आयोजित हुआ था। तो बुद्ध के सिद्धांतों द्वारा निर्देशित राष्ट्र के रूप में भारत को चित्रित किया गया। महात्मा बुद्ध शांति का उपदेश उन्होंने दिया था, तो ऐसा भारत के लिए इस सम्मेलन में कहा गया कि बुद्ध के सिद्धांतों द्वारा निर्देशित राष्ट्र है भारत, ऐसा चित्रित किया गया। आप देखेंगे कि भारतीय संविधान में भी महात्मा बुद्ध के जो शांति के उपदेश हैं उसको चित्रित किया गया है, वो दिखाया गया है। कहाँ दिखाया गया है? तो इस चित्रण को महत्व दिया गया है भाग 5 में। संविधान का जो भाग 5 है, जो कि संघ शासन से संबंधित है, उस अनुभाग में आप देखेंगे तो महात्मा बुद्ध के एक उपदेश देते हुए चित्र को दिखाया गया है। ऐसा लगता है कि 5 शिष्य उनके बैठे हुए हैं, उनको ये उपदेश दे रहे हैं। ये आप देख सकते हैं, ये चित्र है। भारतीय संविधान में महात्मा बुद्ध द्वारा उपदेशित इस चित्र को स्थान देते हुए आप यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए, इनके चारों तरफ इनके 5 शिष्य बैठे हुए हैं। ये एक वन प्रतीत हो रहा है, ऐसा लगता है मृगदाव वन है जहां पर महात्मा बुद्ध बैठे हैं और ये शिक्षा दे रहे हैं, इसको स्थान दिया गया है। अब देखिए, शांति के लिए एशियाई जो बौद्ध सम्मेलन है, ABCP है, वास्तव में ये है क्या? इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1970 में। और ये कहाँ स्थापित हुआ था? तो मंगोलिया की जो राजधानी है उलन बटोर, वहां पर इसको स्टैब्लिश किया गया था, स्थापित किया गया था। और बौद्ध धर्म के जो अनुयायी हैं, वो चाहे भिक्षु हो या आम लोग हों, उन दोनों ही लोगों के लिए इसकी स्थापना की गई थी। और इसकी स्थापना जब की गई तो ये एक स्वैच्छिक जन आंदोलन के रूप में इसको स्थापित किया गया था, अर्थात आप अपनी इच्छा से इसमें शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे तो ABCP जो है वो भारत, मंगोलिया, जापान, मलेशिया, नेपाल, तत्कालीन USSR, वियतनाम, श्रीलंका, दक्षिण और उत्तर कोरिया के बौद्ध गणमान्य जो व्यक्तियों के एक सहयोगात्मक प्रयास के रूप में उभरा, अर्थात यहाँ के लोगों ने इसके लिए प्रयास किया और इसकी शुरुआत हुई। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो मुख्यालय वही है जहां पर इसकी स्थापना हुई, उलन बटोर में एक मठ में, जिसका नाम है गंडान थेग चेनलिंग मठ है। इसी में इसका मुख्यालय जो है बनाया गया है। आगे अगर देखें, श्री श्री औनियाती सात्रा, तो दरअसल ये औनियाती सात्रा कहाँ है, क्या है? सबसे पहले तो ये देख ले, तो ये एक बहुत पुराना वैष्णव मठ है। और कहां पर स्थित है? तो असम के मौजुली जिले में स्थित है। मौजुली असम का एक नदी द्वीप है, जो कि एशिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में स्थित है। और इसको, इसी के बीच में इस जो द्वीप है, इसको असम का 35वां जिला भी घोषित कर दिया गया था। तो वर्तमान में ये एक जिले के रूप में भी जाना जाता है। यहीं पर एक पुराना वैष्णव मठ है, इस मठ की चर्चा हो रही है, जो श्री श्री औनियाती सात्रा जिसका नाम है। 350 वर्ष से भी अधिक पुराना है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो स्थापना 1653 में हुई थी। असम के ही मौजली में इसकी स्थापना की गई थी। और इसका काफी पुराना इतिहास है, चूंकि पहले से स्थापित है, तो इस क्षेत्र के सबसे पुराने सात्रों में से एक ये माना जाता है। ये आप देख सकते हैं, असम है, असम में यहाँ पर मौजुली द्वीप की अवस्थिति है। ये उसका एक चित्र है, जो इस चित्र के माध्यम से आप देख सकते हैं कि ये नदी द्वीप दिखाई दे रहा है। अब सात्रा असमिया वैष्णववाद का एक संस्थापक केंद्र है। देखिए, वैष्णववाद जानते हैं, तो वैष्णववाद से संबंधित यहाँ पर एक सेंटर है, एक केंद्र है, उसी के बारे में हम बात कर रहे हैं। दरअसल ये एक भक्ति आंदोलन है। और भक्ति आंदोलन, जैसा पिछला आपने देखा कि शांति के लिए एक आंदोलन चला, उसी प्रकार भक्ति के लिए अगर कोई आंदोलन चलता है तो ये एक भक्ति आंदोलन के रूप में भी देखा जाता है। और ये 15वीं शताब्दी में उभरा था। सात्रा माजुली में स्थित है, आपको बताया गया। और माजुली के बारे में अगर बात करें तो ये सबसे बड़ा बसा हुआ नदी द्वीप है, दुनिया का सबसे बड़ा बसा हुआ नदी द्वीप है। सिर्फ एशिया का ही नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा बसावट युक्त नदी द्वीप है। ऐसे नदी द्वीप इससे बड़े हो सकते हैं, लेकिन बसा हुआ का मतलब जहां लोग रहते भी हों। माजुली भारत के पूर्वोत्तर राज्य में स्थित है, असम में ब्रह्मपुत्र नदी के बीच स्थित है। ये आपको बताया जा चुका है। ये इस सात्रा, जो इस आश्रम की बात हो रही है, वैष्णववाद के केंद्र, उसका एक तस्वीर है। माजुली द्वीप को आप यहाँ देख सकते हैं, इसकी स्थिति देख सकते हैं, ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में है। दुनिया के सबसे बड़े नदी द्वीप के रूप में इसको मान्यता प्राप्त है। ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली की गतिशीलता का परिणाम है, अर्थात उसकी गतिशीलता जो है ब्रह्मपुत्र को, आपको पता है, उसी की वजह से इस द्वीप का निर्माण हुआ है। इसके भौगोलिक पक्ष की तरफ इंगित कर रहा है ये बात। और नदी के बदलते मार्गों और चैनलों की वजह से इस द्वीप का निर्माण हुआ है, तो ये भी आप ध्यान में रखें। अगला है कलरीपयट्टू। क्यों चर्चा में है? तो दरअसल कलरीपयट्टू है क्या? कलरीपयट्टू पहले तो चर्चा में क्यों है ये जान लीजिए, क्योंकि हरियाणा के युवाओं द्वारा इसको अपनाया गया। तो इसमें चर्चा वाली बात क्या है? दरअसल ये एक पुराना मार्शल आर्ट है। और मार्शल आर्ट भारत में अलग अलग क्षेत्रों में कुछ पुरानी युद्ध पद्धतियां भारत में हैं, लेकिन ये जो युद्ध पद्धति है, ये जो मार्शल आर्ट है, ये दरअसल हरियाणा की नहीं है,
ये किसी अन्य स्टेट की है, लेकिन हरियाणा द्वारा इसको अपना के, और सिर्फ अपनाया ही नहीं गया बल्कि जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 में हुआ था उसमें केरल के बाद हरियाणा ने इस मार्शल आर्ट में दूसरा स्थान भी प्राप्त किया। इस वजह से ये चर्चा इसकी थोड़ी सी हो रही है। कलरीपयट्टू जो है, कलारीपयट्टू जिसको कहते हैं, दोनों नाम है, इसको हरियाणा द्वारा अपनाया गया और खेलो इंडिया यूथ गेम्स में इसमें दूसरा स्थान भी हासिल किया गया। ये आप देख सकते हैं, इसमें महिलाएं भी शरीक होती हैं। ये इस प्रकार से कुछ युद्ध, ये मार्शल आर्ट लड़ा जाता है। भारत के कई कोनों में आपको इस प्रकार का दिखाई देगा, अलग अलग क्षेत्रीय मार्शल आर्ट की कला आपको दिखाई देगी। कलारी पयट या कलरी पयट्टू का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है युद्ध का मैदान या व्यायामशाला। ये क्या है? जैसा कि मैंने शुरू में ही बताया कि एक भारतीय मार्शल आर्ट है और इसकी उत्पत्ति कब हुई थी? तो 3री शताब्दी ईसा पूर्व से 2री शताब्दी ईसा पूर्व के बीच में इसकी उत्पत्ति हुई थी और केरल में हुई थी। तो केरल का ये फिलहाल मार्शल आर्ट है जिसकी चर्चा यहाँ पर हो रही है। अब केरल और तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में यह प्रचलित था, लेकिन अभी हाल ही में हरियाणा द्वारा अपनाए जाने के कारण इसकी चर्चा होने लगी और इसे विश्व की सबसे प्राचीन और सर्वाधिक कुशल मार्शल आर्ट के रूप में भी जाना जाता है। इसकी प्राचीनता, मार्शल आर्ट तो कई जगह है, इसकी प्राचीनता इसको विशेष बनाती है। इसका इतिहास अगर आप देखें तो 3000 वर्ष से भी अधिक पुराना है, जो कि इसको विशेष बना रहा है। अब कलारीपयट्टू व्यक्तिगत युद्ध प्रशिक्षण की एक प्रणाली है। जैसा कि आपने चित्र में देखा कि ये दो लोग विभिन्न हाथ में तलवार लिए हैं, ढाल लिए हैं और एक ऐसे युद्ध कौशल का प्रदर्शन करते हैं, उसमें पारंगत होते हैं कि अपनी सुरक्षा भी कर सकें, किसी पर प्रहार करना हो, दुश्मन पर प्रहार करना हो तो वो भी कर सके। कुल मिला के एक युद्ध कौशल के रूप में इसको देखा जाता है। यहाँ तस्वीर में आप देख सकते हैं 2 व्यक्ति इस युद्ध को, इस मार्शल आर्ट को करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसमें निहत्थे युद्ध के लिए त्वरित सजगता का मतलब इसमें बहुत स्फूर्ति की आवश्यकता होती है, बहुत सजग रहने की आवश्यकता होती है। इसमें लाठी का इस्तेमाल हो सकता है, खंजर, चाकू, भाले, तलवार, इस प्रकार के विभिन्न हथियारों पर कैसे आपको कुशलता से महारत हासिल हो, इस पर जोर दिया जाता है और कुशल महारत हासिल करना ही इसका उद्देश्य होता है। इसमें काफी स्फूर्ति की जरूरत होती है और इसी चीज का इसमें अभ्यास किया जाता है। केरल में जो योद्धा है उसमें सभी जातियों के योद्धा हिस्सा लेते हैं, यहाँ तक कि महिलाएं भी हिस्सा लेती हैं और इसलिए ये विशेष है। आप देखेंगे भारत के अलग अलग क्षेत्रों में कई प्रकार के मार्शल आर्ट आपको मिलेंगे। जैसे आपने गटका सुना होगा, गटका पंजाब में काफी प्रचलित है। उसी तरह लाठी खेला का नाम सुना होगा, लाठी खेला भी उत्तर भारत में प्रचलित है। तो ये अलग अलग, थोगला आपने नाम सुना होगा, मणिपुर में है। अलग अलग क्षेत्रों में इस प्रकार के काफी मार्शल आर्ट प्रचलित रहे, तो इसको आपको ध्यान देना है। फिलहाल ये जो है वो केरल और तमिलनाडु का जरूर है, लेकिन हरियाणा द्वारा अपनाए जाने के कारण ये चर्चित रहा। अगला है प्राचीन सुबिका पेंटिंग। जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि ये एक पेंटिंग है। इस पेंटिंग की चर्चा क्यों हो रही है? तो दरअसल ये पेंटिंग भी एक पुरानी पेंटिंग है, पुरानी कला है, लेकिन ये विलुप्ति के कगार पर है और प्राचीन सुबिका पेंटिंग जो शैली है इसे पुनर्जीवित करने के लिए अब चिंता हो रहा है, उसके लिए व्यापक प्रयास किए जा रहे हैं। इस वजह से इसकी चर्चा हो रही है। सुबिका पेंटिंग क्या है? सुबिका पेंटिंग तो प्राचीन पेंटिंग शैली है, जैसा कि आपको शुरू में ही बताया गया। और मैतेई समुदाय, हाल ही में ये समुदाय काफी चर्चा में रहा, जो कि मणिपुर का ये जातीय समुदाय है और जो मैतेई भाषा है, मैतेई भाषा को ही आधिकारिक रूप से मणिपुरी भाषा कहा जाता है, जो कि 22 भाषाओं में सम्मिलित है। तो मैतेई समुदाय के ही सांस्कृतिक इतिहास से इसका संबंध है। ये एक प्राचीन पेंटिंग शैली है और इसमें 6 जीवित पांडुलिपियों का प्रयोग होता है। वो सुबिका, सुबिका अचौबा, सुबिका लाइशाबा, सुबिका चौदित, सुबिका चैथिल और थेंगराखेल। सुबिका के माध्यम से ये सभी जो पांडुलिपियां हैं ये सभी जीवित हैं और इस पेंटिंग को काफी प्राचीन पेंटिंग होने के कारण इसकी मान्यता है। ये आप चित्र में देख सकते हैं, इस पेंटिंग का एक नमूना यहाँ पर आपको दिखाया गया है। दरअसल ये पेंटिंग क्या होती है? तो हाथ से बनाए हुए कागज होते हैं, हस्त निर्मित कागज होते हैं, उन्हीं पर यह बनाई जाती है और इसमें कुछ जो आवश्यक सामग्री जो होगी वो भी हैंडमेड होगी। जैसे हस्त निर्मित कागज तो है ही, साथ ही वृक्ष की छाल का इसमें से इस्तेमाल किया जाता है और इसकी सहायता से स्थानीय लोकल लेवल पर इसको तैयार किया जाता है। इसलिए इस पेंटिंग को प्राचीनता के कारण और विशिष्टता के कारण इसकी मान्यता है। अगला है असम में बुलबुल और भैंसों की लड़ाई चर्चा में क्यों है? तो दरअसल असम में भैंसों और बुलबुल की लड़ाई, जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं, यहाँ पर बुलबुल 2 आपस में लड़ाई जा रही हैं, भैंसे भी एक दूसरे से लड़ रहे हैं। ये दोनों ही जो युद्ध था वहां पर, ये वहां की पारंपरिक एक प्रकार की लड़ाई है, जो कि त्योहार के अवसर पर, जो बिहू का त्योहार मनाया जाता है असम में फसल के पकने के उपलक्ष्य में, उस समय ये दोनों ही लड़ाइयां वहां पर प्रचलित थी।
अब देखेंगे कि इस पर रोक लगाने के लिए गुवाहाटी उच्च न्यायालय में याचिका दायर की गई है। इसकी वजह से इसकी फिर से चर्चा हो रही है। पीपुल्स फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल अर्थात पेटा ने एक याचिका दर्ज कर दी है। अब आप देखिए 2014 में सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया जिसमें जल्लीकट्टू जैसे खेल जो थे कुछ इसी प्रकार के थे, उस पर प्रतिबंध लगाया गया था। फिर जब उस पर प्रतिबंध लगाया गया तो ये भी प्रभावित हुए। फिर 2021 में एक दोबारा जो संशोधित निर्णय आया, उसके बाद क्या हुआ कि उस पर थोड़ा सा ये फिर से पुनर्जीवित होने लगे, तो इस क्षेत्र में फिर से बढ़ावा मिलने लगा। फिर आप देखेंगे तो 2024 में एक बार फिर पेटा के द्वारा, पीपुल्स फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स पेटा के द्वारा एक याचिका दायर की गई है और फिर से इस पर प्रतिबंध लगाने की बात हो रही है। इसी वजह से असम का जो बुलबुल और भैंसों की लड़ाई होती है असम में, ये फिर से चर्चा में आया है। ये दोनों तस्वीरों में आप देख सकते हैं। अब देखिए माघ बिहू त्योहार यहाँ पर असम में मनाया जाता है। आप सबको पता है कि असम का एक पारंपरिक ये त्योहार है जो कि फसलों के पकने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इसी उपलक्ष्य में यहाँ पर ये दोनों खेल आयोजित किए जाते थे और असमिया शीतकालीन फसल त्योहार माघ बिहू के अवसर पर। तो ये एक प्रकार की लोक संस्कृति का यहाँ पर हिस्सा है। मतलब पुराने त्योहारों के साथ इसको, इन खेलों को, चाहे वो बुलबुल की लड़ाई हो चाहे भैंसे की लड़ाई, मनाया जाता रहा है। यहाँ की लोक संस्कृति का ये हिस्सा रहा है। अब मुद्दा ये है कि ये सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित रखा जाए कि आधुनिक समाज में नैतिक चिंताओं को हम वरीयता दें। अब इन दोनों के बीच के द्वंद्व में देखना है रिजल्ट क्या आता है। एक तरफ सांस्कृतिक विरासत है, ये इसकी संस्कृति से जुड़ा हुआ है, और दूसरी तरफ नैतिक चिंताएं भी हैं कि अगर दो पक्षी हों या दो जानवर हों, वो आपस में लड़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी नैतिकता भी इस चीज के लिए हमें रोकती है। वैसे में नैतिकता का पक्षधर पेटा होकर कोर्ट पहुंचा है, इस वजह से कि पूरी मामले पर हमारी दृष्टि बनती है। अंत में एक अभ्यास प्रश्न जिसका उत्तर हम आपसे अपेक्षा करते हैं कि आप कमेंट बॉक्स में सही देंगे और सटीक देंगे। आज के हमारे इस खंड की अंतिम श्रृंखला ये प्रश्न है, सुबिका पेंटिंग का संबंध किस समुदाय से है? आपके सामने ऑप्शन है शोम्पेन, मैतेई, भूटिया या इनमें से कोई नहीं। उम्मीद है आप सही और सटीक जवाब देंगे। तो लड़ते रहें, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।